चलिए, तो मैंने आपको कल दो चीजें बताई थी, अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी। लोग लाइफ इम्प्रिजनमेंट को दो जगह कंफ्यूज करते हैं। कोई बोलता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब 14 ईयर्स। तो वो लोग क्यों गलत है, मैंने आपको उसका रीजन बता दिया। सेक्शन 55 के कारण वो लोग गलत है। बट कुछ लोग बोलते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 20 साल होता है। अब ये वाले लोग कहां से आए जो उसको 20 साल बोलते हैं? और ये लोग गलत कहां प्रूफ हुए? ये लोग गलत प्रूफ हुए सेक्शन 57 के अंदर। सेक्शन 57 से इन्होंने मिसकंसेप्शन बनाया 20 साल का। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि फॉर कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट शेल बी रेकन्ड एज इंप्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स। मतलब इसमें क्या लिखा है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट को आप 20 साल लगाओगे। पर क्यों लगाओगे? लोग वो देखते ही नहीं। क्यों लगाएंगे लोग? उसको देखते ही नहीं। बस देख लिया कि लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब 20 साल, बस पढ़ के चले गए और गलत अफवाह फैला दी कि 20 साल होता है। या चार लोगों को 20 साल में छूटते हुए देख लिया तो बोले कि 20 साल होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब। बट ऐसा नहीं है। इन्होंने क्लियरली लिख के रखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? आखिरी सांस तक जेल। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहता हूं कि आपने हाफ ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट भुगत लिया, अगर मैं आपको कहूं कि आपने हाफ ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट कवर कर लिया, तो अब हाफ को कैसे कैलकुलेट करूंगा यार? मुझे थोड़ी पता आप कितने साल जियोगे। तो मैं हाफ हाफ कैलकुलेट कब कर सकते हैं? जब अपने को टोटल पता हो। अगर मुझे पता है कि अपन 30 साल जिएंगे तो हाफ हो जाएगा 15 साल। अपन 40 साल जिएंगे तो हाफ हो जाएगा 20 साल। अब ये थोड़ी पता होता है कि इंसान कितना जिएगा। तो हाउ विल यू कैलकुलेट हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट? तो आप उस हाफ ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? 20/2, मतलब 10 ईयर्स। मतलब अगर किसी लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले पर्सन ने 10 साल की सजा काट ली तो कहते हैं कि उसने आधी लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट ली। बट ये सिर्फ कहते हैं, इन रियलिटी नहीं होता है। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है? और इसमें क्लियरली ये चीज लिख लेना, इट डज नॉट इन एनी वे लिमिट द पनिशमेंट, इट इज यूज्ड ओनली फॉर कैलकुलेशन। बड़े बड़े अक्षरों में कैलकुलेशन, उसको लिख लेना। चलिए, यहाँ पे इतना ही है सेक्शन 57 में। इसके आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 58 पे आते हैं, जो कि पूरी तरह से रिपील हो चुका है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 59 पे आओगे, ट्रांसपोर्टेशन फॉर पीरियड लेस देन लाइफ ट्रांसपोर्टेशन, जो मैंने बताया था ना, ट्रांसपोर्टेशन फॉर शॉर्टर पीरियड, जिसको ओमिट कर दिया था, वो इधर ही लिखा था सेक्शन 59 में। तो वो भी खत्म। अब आप आ जाओ सेक्शन 60 पे। अभी सेक्शन 60 में आओगे तो वहां क्या लिखा? सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। देखो, सेक्शन 60 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्री एग्जाम में बनते हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, जिन लोग के पास भी एमसीक्यू हो आईपीसी के इनिशियली, पहले चीज मतलब पहले टॉपिक से, वो लोग अभी से एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर देना। अपन जितना डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, उतनी डिटेल के हिसाब से आपका हर एक एमसीक्यू सही जाएगा। और आप उसको करोगे ना सॉल्व, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो और आपको समझ भी आ रहा है। ठीक है? तो जिनके पास बुक हो एमसीक्यू की, वो तो करते ही जाना एमसीक्यू। वरना अभी कुछ दिन में अपना ऐप आने वाला है, उसमें सब टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, तो वो भी आप सॉल्व करना। ठीक है? बट हाँ, अभी से करना चालू कर देना। कुछ बच्चे पूरा पढ़ने के बाद एमसीक्यू शुरू करते हैं, जो कि गलत है, भूल जाते हैं तब तक। अभी शुरू शुरू से कर लो, साथ साथ कर लो, अच्छे से याद हो जाएगा। ये सेक्शन 60 के क्वेश्चन बहुत बनते हैं उधर एग्जाम में एमसीक्यू में, कि जो एक सजा होती है, जो एक सेंटेंस होती है, क्या वो पूरी तरह से रिगरस रहेगी या आधी रिगरस आधी सिंपल भी कोट कर सकता है? तो देखो इसमें क्या लिखा है, इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। नहीं, एक्चुअली एक सेकंड। इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। मतलब अपने को अभी पीनल कोड में अंदर जब अपन स्पेसिफिक सेक्शन पढ़ेंगे ना, तो अपने को वहां पे मिलेगा कि कुछ कुछ ऑफेंसेस में उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो इम्प्रिजनमेंट कौन सा वाला देने का बोल रहे हैं, रिग्रेस वाला देने का बोल रहे हैं या सिंपल वाला। जैसे कि आप किसी बड़े ऑफेंस में देखोगे, जैसे कि आप देखो रॉबरी वगैरह में, तो उसमें तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन दिया है। बट वो छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं, उसमें सिंपल का दे रखा है। बट कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कोर्ट ने मतलब अपने लेजिस्लेचर ने पीनल कोड में सिर्फ इतना लिख दिया है कि डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो सकता है।
मतलब ऐसा वर्ड लिखा हुआ आपको मिलेगा उसमें कि इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। अब आइदर डिस्क्रिप्शन में रिगरस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। तो जब भी कभी ऐसा कोई ऑफेंस आपको दिखाई दे जिसमें आइदर डिस्क्रिप्शन लिखा हो, तो कोर्ट वहां पे कॉम्पिटेंट होगी कि वो उस पनिशमेंट को या तो पूरा का पूरा रिगरस भी दे सकती है, पूरा का पूरा सिंपल भी दे सकती है, या पार्टली रिगरस और पार्टली सिंपल भी दे सकती है। ये कोर्ट की चॉइस होती है। यानी पीनल कोड में जहां भी आपको आइदर डिस्क्रिप्शन दिखाई दे, समझ जाना कोर्ट वो पूरा का पूरा रिग्रेस कर सकती है, पूरा का पूरा सिंपल कर सकती है, थोड़ा सिंपल थोड़ा रिग्रेस भी कर सकती है। चलिए, सेक्शन 60 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सेक्शन 61 और 62 अगेन हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि रिपील हो चुका है। क्यों रिपील हो चुका है? क्योंकि ये फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, और मैंने ऑलरेडी बता दिया फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी तो अब ओमिट हो चुका है, बंद हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का फॉरफीचर अलाउड है, जो कि आईपीसी में सिर्फ 3 सेक्शन में दिखाई देगा, 126, 127 और 169, जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। तो 61, 62 हमको पढ़ना नहीं है। आगे आते हैं, सेक्शन 53 पे आते हैं, 63 पे। अब ये जो सेक्शन 63 है, ये सेक्शन 63 क्या कहता है? सेक्शन 63 आपको बताता है अमाउंट ऑफ फाइन के बारे में। जो एक सजा थी वो फाइन भी तो थी। अभी तक हमने देखो डेथ सेंटेंस देख लिया, हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट देख लिया, उसको कम कैसे किया जाएगा, कम्यूट कैसे किया जाएगा वो देख लिया, बट फाइन वाली सजा को अभी तक देखा नहीं था। तो सेक्शन 63 क्या कहता है? Where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive। देखो, जब स्पेसिफिक ऑफेंस पढ़ोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप कोई सा भी पीछे पन्ना पलटा के कोई सा भी एक रिस्पेक्टिव ऑफेंस देख लो, जैसे कि मैंने अभी जस्ट मैंने पीछे पेज पलटाया तो मुझे यहाँ पे मिला सेक्शन 366A, जिसमें लिखा है प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल। मतलब कि एक माइनर लड़की को प्रोक्योर करना, प्रोक्योर करने का मतलब होता है उसको लेके चले आना एक जगह से दूसरी जगह पे, इस इंटेंशन से कि आप उससे कुछ गलत काम करवाओगे, इसको कहते हैं प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल, सेक्शन 366A। अब इसमें मैं आपको सजा बता रहा हूँ सिर्फ क्या लिखी है। इसमें लिखा है कि इसको आप इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल करोगे विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, जो कि 10 साल तक का हो सकता है, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन भी लगा सकते हो। लेकिन देखो, ना तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक कौन सा हो सकता है, ना इन्होंने ये बताया कि फाइन कितना हो सकता है। मतलब इन्होंने फाइन एक्सप्लेन नहीं करा कि कितने रुपए का लगाना है, जबकि बहुत सारे ऐसे ऑफेंस मिलेंगे जिसमें फाइन की लिमिट दे रखी है कि आपको 1000 रुपए का लगाना है, 2000 रुपए का लगाना है। लेकिन मेरे को जो सेक्शन मिला अभी, जो मैंने आपके सामने बताया, उसमें फाइन के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो अगर किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे फाइन का सम नहीं एक्सप्लेन किया गया है, तो वहां पे कोर्ट जो है वो अनलिमिटेड फाइन लगा सकती है। मतलब 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। बट एक चीज, इट शैल नॉट बी एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब कि हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि केस के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा कि कितना फाइन वहां पे लगाना एडिक्वेट रहेगा। अनलिमिटेड हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं कि छोटा सा मैटर है और आपने 25 लाख रुपए का फाइन लगा दिया, ऐसा आप मत करना। और ये सवाल जो उठता है कि एक्सेसिव, अब एक्सेसिव का कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है, ये आपको फिक्स करना है विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, द कंडीशन एंड द लाइफ ऑफ द ऑफेंडर ऑल्सो। फाइन लगाते वक्त आप ऑफेंडर की कंडीशन भी देखोगे, यार वो गरीब तो नहीं है, उसकी लाइफ भी देखोगे कि उसकी उम्र कितनी है। आप इतना बड़ा फाइन उस पर लगा रहे हो, कमा के कहां से लाएगा, ये सारी चीजें देखी जाती है फाइन लगाने के पहले। तो सेक्शन 63 में बस इतना ही आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। आप आइए सेक्शन 64 पे। सेक्शन 64 क्या कहता है? सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब ये सेक्शन 64 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो टॉपिक चल रहा है ना, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। अब ये चीज बताता है कि सजा जो होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ऑफेंडर को 2 साल की जेल मिली, और 2 साल की जेल के साथ साथ 500 रुपए का जुर्माना उसको कोर्ट ने लगाया, फाइन लगाया 500 रुपए का। अब देखो, 2 साल की जेल तो वो जेल में जाके काट लेगा, बट जो 500 रुपीज का फाइन है, वो 500 रुपीज का फाइन तो उसको पे करना पड़ेगा ना। पर एक पल के लिए मान लो कि वो 500 रुपीज का फाइन पे ही नहीं करता है, यानी कि वो फाइन का नॉन पेमेंट कर रहा है। नॉन पेमेंट मतलब कि ही इज नॉट पेइंग द फाइन ऑफ 500 रुपीज। तो जो उसने 500 रुपीज का फाइन वहां पे नहीं किया, कोर्ट उसके लिए क्या कर सकती है? तो कोर्ट उसके लिए उसको इम्प्रिजनमेंट दे सकती है।
कि तूने जो 500 रुपीज का फाइन है वो नहीं दिया, तुझे इसके बदले में हम जेल भेजेंगे। तो पहली चीज समझ लो कि सेक्शन 64 अप्लाई कहाँ पे होता है। सेक्शन 64 उन सारे ऑफेंसेस में अप्लाई होता है जहां पे इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों का प्रोविजन हो। उन ऑफेंसेस में भी अप्लाई होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ इम्प्रिजनमेंट या फाइन में से कोई एक सजा देने का प्रोविजन हो। और उन ऑफेंसेस में भी एप्लीकेबल होता है जहां सिर्फ और सिर्फ फाइन की पनिशमेंट हो, यानी इम्प्रिजनमेंट हो ही नहीं। मैंने आपको वो केसेस बताए थे ना, कितने केसेस थे वेयर ओनली फाइन इज द पनिशमेंट। आईपीसी में कितने ऐसे केसेस थे जहां पे सिर्फ फाइन ही पनिशमेंट थे बस, और कोई इम्प्रिजनमेंट है ही नहीं। क्लास स्टार्ट हुई थी तब बताया था, नहीं याद? 11 केसेस वेयर फाइन इज द ओनली पनिशमेंट। तो सेक्शन 64 जो है ना, वो इन तीनों जगह पे अप्लाई होता है। तीनों जगह का मतलब जहां पे इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों मिले, या जहां पे इम्प्रिजनमेंट या फाइन में से कुछ मिले, या जहां पे सिर्फ फाइन मिले। उन तीनों ही सेक्शन में अगर आप फाइन का नॉन पेमेंट करते हो तो आपको उसके बदले में इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर आप डिफॉल्ट करते हो पेमेंट ऑफ फाइन में, देन द ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टेन टर्म। आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वहां पे जेल में भेज दिया जाता है। क्यों भेज दिया जाता है? क्योंकि आप फाइन का पेमेंट नहीं कर रहे हो, है ना। और एक चीज याद रखना, दिस इम्प्रिजनमेंट शेल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट टू विच ही इज सेंटेंस्ड। और ये जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट वाली इम्प्रिजनमेंट है ना, ये एक्सेस में रहेगी। एक्सेस में रहेगी मतलब एक्स्ट्रा रहेगी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि किसी को 2 साल की जेल हुई, और 2 साल की जेल के साथ 500 रुपए का फाइन उसको लगा। अब चूंकि वो 2 साल की जेल तो भुगतने चला गया, बट फाइन उसने नहीं दिया। अब मान लो एक एग्जांपल के लिए कि उसने जो नॉन पेमेंट ऑफ फाइन किया है, उस नॉन पेमेंट के लिए कोर्ट ने उसको 15 दिन की जेल और दे दी। मतलब 15 डेज की जेल उसने, कोर्ट ने उसको और दे दी। तो ऑलरेडी वो 2 इयर्स के इंप्रिजनमेंट में है, तो वो 2 इयर्स तो रहेगा ही रहेगा। बट ये जो 15 डेज आए हैं, ये 15 डेज भी उसके एक्सेस में ऐड हो जाएंगे। और एक्सेस में ऐड हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 साल और 15 दिन जेल में रह के आएगा। 2 इयर्स 15 डेज वो जेल में रह के आएगा। ठीक है, अब आप लोग के मन में एक सवाल और आना चाहिए था यहाँ पे कि सर ये जो नॉन पेमेंट ऑफ फाइन किया, जो 500 रुपीज का फाइन है ये आपने, ठीक है, तो इसको नहीं देने के कारण आपके साथ क्या हुआ? नहीं देने के कारण आपको इम्प्रिजनमेंट भुगतना पड़ा। तो क्या ये जो इम्प्रिजनमेंट आप नहीं देने के कारण भुगत रहे हो, क्या इससे आपका फाइन चुक जाएगा कि चलो 500 रुपए नहीं दिया तो बदले की सजा दे दी, अब तुम जा सकते हो? किस किस को लगता है कि ऐसा होता है कि आपने डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन की सजा भुगत ली है, अब आपको फाइन देने की जरूरत नहीं? अगर आप लोग सोचते हो कि हाँ ऐसा ही होता होगा, तो आप लोग बिल्कुल गलत हो। आप इस चीज को बहुत क्लियरली याद रखना, जो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट में होती है, वो एक सजा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पेनल्टी है। इट इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज जस्ट अ पेनल्टी। और पेनल्टी का मतलब क्या होता है कि आपने उस फाइन को नहीं दिया, इसलिए आपको वहां पे जेल भेजा गया है। जेल भेजने का मतलब ये नहीं कि आपको फाइन नहीं देना है। आप जब वो जेल का सजा भुगत के आओगे, आपसे फिर फाइन मांगा जाएगा कि लाओ भैया 500 रुपए दो। ये चीज याद रखना कि जो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट होता है डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन में, ये एक सजा नहीं, ये एक पेनल्टी होती है। ये एक सेंटेंस नहीं, ये एक पेनल्टी होती है। और इस पेनल्टी को आपने अगर भुगत लिया तो इट डजंट मीन कि आपको पेमेंट ऑफ फाइन नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक और चीज, ये जो इम्प्रिजनमेंट होता है, it is not a substantive sentence. It cannot be added to the substantive sentence so as to see whether the maximum imprisonment that could be awarded for the offense is not being exceeded. P Balaram versus State of Tamil Nadu 1991 का केस है ये। एक चीज होती है सब्सटेंटिव सेंटेंस। आपको पता है, आपने सीआरपीसी पढ़ा होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं उन सबको पता होता है कि उन्हें कितनी कितनी सजा देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता, बट वो 3 साल की सजा जो होती है वो सब्सटेंटिव सेंटेंस कहलाती है। कौन सी सेंटेंस? सब्सटेंटिव सेंटेंस। मतलब एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो कि 3 साल तक की सजा दे सकता है, अगर मान लो कि उसने किसी चोर को 3 साल की सजा और 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया, है ना, एग्जाम्पल समझना, 3 साल की जेल और 1,000 रुपए का जुर्माना किस पे लगाया उसने? एक चोर पे। अब चूंकि उस चोर ने 1,000 रुपए का जुर्माना नहीं भरा, तो मजिस्ट्रेट ने उस 1,000 रुपए जुर्माने के कारण उसको 1 महीने का इंप्रिजनमेंट और दे दी। ठीक है, तो 3 साल की इंप्रिजनमेंट तो मजिस्ट्रेट ऑलरेडी दे चुका था, जो कि उसकी मैक्सिमम पावर है। और 1 ईयर का जो इंप्रिजनमेंट है वो मजिस्ट्रेट ने और दे दिया इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन।
तो आप बोलोगे कि सर ये मजिस्ट्रेट तो उसकी लिमिट से बाहर निकल गया, क्योंकि जो टोटल सेंटेंस है वो 3 साल और 1 साल, मतलब टोटल 4 साल दे दिया उसने, पर मजिस्ट्रेट तो ये कर ही नहीं सकता था, गलत हो गया। बट नहीं, ऐसा गलत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट होता है ये एक सेंटेंस नहीं होता है, ये सिर्फ एक पेनल्टी होता है। तो इसको हम सब्सटेंटिव सेंटेंस नहीं बोल सकते, इसलिए जो सब्सटेंटिव सेंटेंस मजिस्ट्रेट यहां पे देते हैं उसको इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। यानी जो 1 साल का डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन वाला इंप्रिजनमेंट है उसको उस मजिस्ट्रेट के 3 इयर्स में ऐड नहीं करेंगे। यानी मजिस्ट्रेट ने जो सजा दी है वो 3 इयर्स की ही दी है, ये 1 मंथ तो उसकी पेनल्टी है जो नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के कारण उसको मिल रहा है। ठीक है, तो इसको उसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे ही वो इंसान 1,000 रुपए भर देगा जेल जाने के बाद, उसको छोड़ देंगे उसी टाइम, पूरी 1 महीने उससे भुगताएंगे थोड़ी। जेल भेजने का पर्पज सिर्फ इतना होता है कि वो जेल के अंदर जाके कम से कम पैसे दे दे फटाफट से, कि लो भैया ये पैसे पकड़ो, मुझे फ्री करो। दैट इज द इंटेंशन। ठीक है, ये जो आगे के सेक्शन आएंगे 65, 66, 67, ये सब इसी से रिलेटेड है कि कैसे आप उसको छोड़ा जाएगा। तो देखो ये यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है। सेक्शन 65, लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन रिवॉर्डेबल। मतलब कि एक लिमिट भी होती है कि अगर आप नॉन पेमेंट ऑफ फाइन करोगे तो उसके बदले में आपको कितना इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन 65 की, याद रखना। Imprisonment in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is maximum fixed for the offense। मतलब कि अगर आपने चोरी करी है तो चोरी का जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 3 साल है। मान लो चोरी आपने करी है, थेफ्ट, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स, 3 साल। और उसी में आपको जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन है 1,000 रुपए का, उस डिफॉल्ट के चक्कर में आपको कितनी मैक्सिमम सजा और मिल सकती है, डिफॉल्ट के कारण कितनी पेनल्टी मिल सकती है, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। यहाँ पे ऑफेंस क्या है? ऑफेंस यहाँ पे थेफ्ट, मैक्सिमम सजा कितनी है? 3 साल। 3 साल का 1/4 निकाल लो, कितना हो रहा है? 3 साल में कितने महीने होते हैं? 36 महीने। 36 का 1/4 करोगे कितना हो रहा है? 9 मंथ। मतलब यहाँ पे जो आपके ऊपर 1,000 रुपए की पेनल्टी लगी है ना चोरी के मामले में, उस 1,000 रुपए की पेनल्टी के बदले आपको कितनी इंप्रिजनमेंट और मिल सकती है? 9 महीने की। अब ये 9 महीने मैंने कहां से निकाले? 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट का ऑफेंस का पनिशमेंट 3 साल था, 3 साल मतलब होते हैं 36 महीने। 36 महीने का 1/4 करोगे तो 9 महीने आता है। मतलब यहाँ पे आपको डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट के चक्कर में 9 महीने की एक्स्ट्रा जेल मजिस्ट्रेट और दे सकता है पेनल्टी के रूप में। आपको यहाँ पे 1/4 का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन है वो 1/4 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। और ये 1/4 किसका निकालते हैं? मैक्सिमम ऑफ द ऑफेंस का। एक और चीज सेक्शन 66 में समझ लो जाने के पहले, जो इंप्रिजनमेंट होता है नॉन पेमेंट के लिए वो कैसा होता है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो आईपीसी ने बोल दिया कि वो रिग्रेस भी हो सकता है, वो सिंपल भी हो सकता है। मतलब नॉन पेमेंट के लिए जो पेनल्टी आपको मिल रही है वो रिग्रेस और सिंपल दोनों ही तरह की हो सकती है। ठीक है, एक काम करो, सेक्शन 67 में समझ के जाओ। मैंने आपको कहा था कि कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइन से ही पनिशेबल होते हैं, मतलब कि उसमें आप जुर्माना भर दो और बाहर निकल जाओ। बट मैंने ये भी कह दिया कि ऐसे ऑफेंसेस में भी इंप्रिजनमेंट मिल सकता है अगर आप पेमेंट नहीं करो तो। मैंने आपको ऊपर 3 केसेस बताए थे जहां पे ये अप्लाई होता है, उसमें एक केस ये भी था कि अगर आप फाइन नहीं भरते हो तो आपको नॉन पेमेंट के कारण इंप्रिजनमेंट हो सकता है। तो एक चीज समझ लो, अभी सेक्शन 66 में मैंने क्या समझाया कि जो नॉन पेमेंट के लिए इंप्रिजनमेंट है वो रिग्रेस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। बट अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली था, यानी छोटा ऑफेंस था जिसमें सिर्फ फाइन लगा सकते हैं, अगर उसमें नॉन पेमेंट किया है तो वो इंप्रिजनमेंट सिंपल होगा, वो रिग्रेस नहीं हो सकता। अब आप सोचो रिग्रेस क्यों नहीं हो रहा है? देखो यार वो ऑफेंस बहुत ना सिंपल है, तभी तो उसमें सिर्फ फाइन का प्रोविजन है। तो ऐसे में हम उस इंसान को रिग्रेस इंप्रिजनमेंट क्यों दे, है ना? तो ये वाला इंप्रिजनमेंट, सिर्फ इस केस में जो इंप्रिजनमेंट होता है वो सिंपल इंप्रिजनमेंट होता है। और उसकी भी लिमिट होती है। उसकी लिमिट कैसे होती है? देखो समझो इस बात को कि जहां पे इंप्रिजनमेंट है वहां लिमिट कैसे निकालते? जहां पे इंप्रिजनमेंट है वहां लिमिट निकालते हैं 1/4 ऑफ द मैक्सिमम से। बट यहां तो इंप्रिजनमेंट है ही नहीं, यहां तो सिर्फ फाइन है। तो इसकी लिमिट कैसे निकालोगे? तो इसके लिए अलग से प्रोविजन है ना कि अगर वो फाइन जो है उसके फाइन के अमाउंट से इंप्रिजनमेंट को अपन डिसाइड करते हैं। अगर फाइन 50 रुपए से कम का है तो इंप्रिजनमेंट 2 महीने तक का हो सकता है। अगर फाइन 100 रुपए तक का है तो इंप्रिजनमेंट 4 महीने तक का हो सकता है। और बाकी सारे केसेस मतलब 1,000 रुपए से ऊपर के फाइन, चाहे फिर वो 2,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, उस केस में इंप्रिजनमेंट 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक चीज तो तय है कि अगर ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन होगा और अगर आप उस फाइन का नॉन पेमेंट करते हो तो जो मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट है नॉन पेमेंट के लिए वो 6 महीने का हो सकता है। 6 महीने से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता किसी भी केस में, चाहे फाइन 10 लाख का क्यों ना हो। इंप्रिजनमेंट 6 महीने से ज्यादा हो ही नहीं सकता।
और 50 और 100 रुपए का क्राइटेरिया और है कि 50 रुपए तक में 2 महीने, 100 रुपए तक में 4 महीने और 100 से ऊपर 6 महीने। तो 2 4 6 ये आपको याद रखना है सेक्शन 67। और सेक्शन 68 मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन द पेमेंट ऑफ फाइन। जो फाइन के चक्कर में इम्प्रिजनमेंट आपको लगा है डिफॉल्ट ऑफ फाइन के चक्कर में, जैसे ही आप वो पेमेंट कर दोगे जेल के अंदर जाने के बाद, जिस दिन आपने वो पेमेंट करा उसी दिन आपको जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 68 तक हमने आज पढ़ लिया। इसके बाद सेक्शन 69 से लेके 75 तक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और जैसे ही हम 75 पे पहुंचेंगे तो समझ लो कि हमने चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर लिया है ना। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो मंडे को रहेगी, तब तक आप लोग पढ़िए।